हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फिज़िक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और नाम है उसका मोशन। ठीक, तो उसी मोशन चैप्टर में हमने दो नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्टार्ट करी थी और ये जो दो नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसी को हमको थोड़ा और डिटेल में समझना है, तो वही हम समझना शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। तो हम कौन सी दो नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हमें कौन सी दो नई फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी थी? हमें पढ़ना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोग पहले ही जान चुके हैं, तो अब डेफिनेशन तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, पर इसके जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में वो एक बार ज़रूर हम दोबारा लिखेंगे, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी नई बातें हैं जो जनरेट करनी है। ओके, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखे थे, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो हमने एग्जाम्पल देखा था कि आप होम टू कहाँ गए थे, स्कूल, और जो डिस्टेंस आपने इमेजिन किया था आपके घर से स्कूल के बीच का वो कितना था, 3 किलोमीटर्स। फिर आप गए थे आपके स्कूल से आपके फ्रेंड्स हाउस, इज इट ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये कितना माना था हमने, 4 किलोमीटर्स। ये केस फर्स्ट मैं यहाँ पर रिपीट करने जा रही हूँ, जो केस फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और फिर यहाँ से एक शॉर्टकट से आप अपने घर वापस पहुँच गए थे। इस केस में जो आपको शॉर्टकट से डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा था, कितना आया था ये, 5 किलोमीटर्स। और टोटल डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, 3 + 4 + 5, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर्स। ये हम कर चुके हैं काम। और इसी केस में जब आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा था तो क्या था डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इज इट ओके। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, घर, और फाइनल पॉइंट भी क्या था, घर। तो ये बात तो हम लास्ट क्लास में ही समझ चुके थे कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी नई नई बातें समझनी है हमको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, तो ध्यान से देखिए। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, मैं थोड़ा यहाँ ऊपर से बना रही हूँ क्योंकि हमें 3 एग्जाम्पल एक साथ लिखने हैं। आप चाहें तो नाम भी दे दें इसे पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर क्या था, आपका घर, और घर से आप कहाँ पहुँचे थे, वही बिल्कुल सेम स्कूल, स्कूल चेंज नहीं हुआ है, वही है। और डिस्टेंस कितना था, 3 किलोमीटर्स। इसके बाद कहाँ गए थे आप, बिल्कुल सेम, अपने फ्रेंड्स हाउस। और ये जो फ्रेंड्स हाउस, यहाँ लिखते हैं हम इसको नीचे की तरफ, ये जो फ्रेंड्स हाउस में आप गए थे इसका डिस्टेंस भी कितना है, एग्जैक्टली सेम। देखिएगा ध्यान से, कितना है, 4 किलोमीटर्स। और हमने सेकेंड केस में इस फ्रेंड्स हाउस को क्या माना था, फाइनल पोजीशन। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया था, 3 + 4, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एज वी हैव डन इट ऑलरेडी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था आपने, 7 किलोमीटर्स, इज इट ओके। और अगर इसी केस का आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो दोबारा याद दिला देती हूँ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। Displacement is defined as the shortest distance between initial and final points. Is it okay? तो ये initial point था और ये final point, और इनके बीच का shortest distance कैसे निकाला जाएगा, इनको join करने वाली line। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी थी, 3² + 4² किया था, और ये टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी लास्ट क्लास में। हम ये कर चुके हैं काम, वी आर नॉट एट ऑल गोइंग टू डू इट अगेन, जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम द लास्ट वीडियो अगर आपको लग रहा है कि रिविजन की ज़रूरत है तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया था हमारा, 5 किलोमीटर्स। अब एक और एग्जाम्पल है जो हमको एक्सप्लेन करेगा बहुत सारे पॉइंट्स। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिस इज योर होम, ये है आपका घर, है ना,
और इस घर से आप कहाँ पहुँचे, वही सेम अपने स्कूल। कोई चेंज हुआ है स्कूल और होम में? नहीं। एग्जैक्टली इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस विच इज़ 3 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर्स। ओके। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट आप किसी दूसरे फ्रेंड के घर पे गए, है ना, दूसरा फ्रेंड है ये, पहले वाला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कोइंसिडेंटली इट वाज सेम। कितना है? 4 किलोमीटर्स। बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर फ्रेंड के घर के लिए आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी थी। पहले आप इधर गए थे और फिर इधर। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ी है, बिल्कुल मोशन कैसा हुआ है? स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ है। कैसा मोशन हुआ है? स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके। अब अगर आपसे बोला जाए कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 + 4 कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 7 किलोमीटर्स। तो आप जरा सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में आप कितना चले थे? 3 किलोमीटर, और फिर मुड़ गए थे, और मुड़ने के बाद कितना चले थे? 4 किलोमीटर। इज इट ओके? डिस्टेंस कितना आया था? 7 किलोमीटर्स। जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर होम टू स्कूल कितना चले आप? 3 किलोमीटर। फिर स्कूल टू फ्रेंड्स हाउस कितना चले? 4 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस दोबारा से कितना आया? 7 किलोमीटर। मतलब आप किधर भी किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में अगर पहले 3 किलोमीटर चले और फिर 4, तो टोटल डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स्ड है। कितना आएगा? 7 किलोमीटर्स। और ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन के बदलने से, देखो यहाँ डायरेक्शन बदल रही है, यहाँ नहीं हो रही है चेंज। इज इट ओके? डायरेक्शन के चेंज होने से हमारे डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केस सेकंड में भी डिस्टेंस है और केस थर्ड में भी डिस्टेंस 7 किलोमीटर्स ही है। मतलब डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। तो कुछ याद आ रहा है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। अब हम इसी वाले केस का डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। मैं दोबारा से बना देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये है आपका घर, थर्ड केस जो यहाँ बना है यही दोबारा बनाने जा रही हूँ मैं, कुछ नया नहीं लिखने जा रहे हैं हम। तो होम टू स्कूल आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? होम टू स्कूल आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा 3 किलोमीटर्स। इज इट ओके? और स्कूल टू फ्रेंड्स हाउस आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? फ्रेंड्स हाउस के पास तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर्स। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जानने होते हैं? आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए जानने होते हैं इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट। इज इट ओके? आपको सिर्फ किससे मतलब होता है? आप कहाँ गए, किस रास्ते से गए, सीधे सीधे गए या गोल घूम कर गए। इज इट ओके? इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करने जा रहे हों तो हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? हमें मतलब होता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट से, और फिर हमको मतलब होता है फाइनल पॉइंट से कि फाइनली आप कहाँ पर पहुँचे। इज इट ओके? तो इनिशियल पॉइंट क्या है? हमारा घर। और फाइनल पॉइंट क्या है? ये फ्रेंड्स हाउस। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, करते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इज इट ओके? तो इनिशियल पोजीशन क्या है? होम। और फाइनल पोजीशन क्या है? फ्रेंड्स हाउस। कैसे निकाला जाता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? देखिएगा ध्यान से। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को किससे ज्वाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन से। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किससे ज्वाइन करना होता है? हमको इन्हें ज्वाइन करना होता है स्ट्रेट लाइन से। चलिए तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन ही है,
क्या इससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो मतलब यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय दिस स्ट्रेट लाइन, और वो कितना है? 3 + 4 = 7 किलोमीटर्स। अब बहुत सारी बातें हैं जो कंपेयर करनी है आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई, आप चले कितना थे? पहले 3 किलोमीटर, देन 4, डिस्टेंस कितना आया? 7, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था सेकेंड एग्जाम्पल के लिए? 5 किलोमीटर्स। थर्ड केस में भी आप दोबारा कितना चले? 3 किलोमीटर एंड देन 4, डिस्टेंस कितना आया? 7 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट बदल गया। पहले वाले केस में 5 था और नेक्स्ट वाले केस में 7 हो गया। मतलब डायरेक्शन के बदलने से किस पर फर्क पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर फर्क पड़ रहा है। पढ़ रहा है? बिल्कुल पढ़ रहा है। इज इट ओके? और इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। किस पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट? डायरेक्शन पर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट ओके? तो इस वाले पॉइंट को हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं, डिस्टेंस के साथ में लिख देते हैं दैट डिस्टेंस इज अ scalar quantity as it depends on the direction, as it does not depend on the direction, and displacement is a vector quantity as it depends on the direction. अच्छा, और बात सुनिए, देखिए पहले केस में आपका डिस्टेंस कितना आया? ध्यान से देखिएगा, पहले वाले केस में ये है आपका केस फर्स्ट, है ना, जहां पर आप होम टू स्कूल गए थे, स्कूल टू फ्रेंड्स हाउस, और फ्रेंड्स हाउस से दोबारा कहाँ पर पहुँच गए थे? होम पर पहुँच गए थे। तो डिस्टेंस हमारा कितना आया था? डिस्टेंस इस केस में हमको मिला था 12 किलोमीटर्स। बहुत ध्यान से सुनना, केस फर्स्ट में डिस्टेंस कितना मिला था? 12 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इसी केस फर्स्ट में सेम एग्जाम्पल है, कोई और एग्जाम्पल नहीं है। इसी वाले एग्जाम्पल के लिए जिसके लिए डिस्टेंस 12 किलोमीटर आया था, डिस्प्लेसमेंट हमको कितना मिला? डिस्प्लेसमेंट हमको मिला था 0। कितना डिस्प्लेसमेंट मिला था? 0। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में जहां पर आप होम टू स्कूल एंड देन यू मूव्ड फ्रॉम स्कूल टू फ्रेंड्स हाउस, डिस्टेंस इस सेकेंड केस के लिए कितना मिला था आपको? डिस्टेंस आपको मिला था 7 किलोमीटर्स। ओके, और इसी वाले केस के लिए ये जो लाइन है इससे आपने निकाला था डिस्प्लेसमेंट, कितना मिला था? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 5। क्या पता लग रहा है हमको? इस फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना था? 12, और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना है? 7, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। थर्ड केस देखिए जरा, डिस्टेंस कितना है? 7, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 7। मतलब हमें ये बात समझ में आई कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, इसमें एक रिलेशन होता है कि डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सही प्रूव हो रही है कि ये तीनों एग्जाम्पल्स के लिए? दोबारा देख लें, डिस्टेंस 12, डिस्प्लेसमेंट 0, सही है? बिल्कुल सही है। दोबारा देखिए, डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 5, सही है? बिल्कुल सही है। डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 7, सही है? नहीं, यहाँ पर सही नहीं है। तो फिर क्या हम और लिखें? यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बिगर होगा या फिर इक्वल होगा, और इक्वल होने का सिर्फ एक ही केस आपने देखा, ये थर्ड वाला। और आगे जाके भी जितना भी आप डिटेल में इसे पढ़ते जाओगे, आगे जाने के बाद में भी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने का आपको सिर्फ
एक ही केस मिलेगा और वो केस कौन सा है? व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ना, तो सिर्फ उसी कंडीशन में, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, सिर्फ उसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हमें जो बातें पता लगी उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसको आप देख लें पहले, फिर हम उनको पॉइंट्स वाइज नोट डाउन भी करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, तो आई होप आपने देख लिया होगा। अब जो बातें हमने इन एग्जाम्पल से समझी हैं उसको हमें पॉइंट्स बना करके डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखना है। तो हम पॉइंट्स बनाकर उसे डिफरेंसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि हमें इसके पॉइंट्स का फॉर्मेशन करना ही है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, हमको क्या करना है यहाँ पर, हमको जो जो भी बातें हमने समझी, वी हैव टू राइट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। ओके, तो चलिए कौन सी बात हमने समझी। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिख चुके हैं, वो थी उनकी डेफिनेशन। ओके, तो वी विल नॉट राइट इट अगेन, वी विल स्टार्ट विथ पॉइंट 2। और पॉइंट 2 में हमें क्या लिखना है? पॉइंट 2 में हमें लिखना है दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कारण समझ में आ गया ना इसे स्केलर क्वांटिटी बोलने का? क्या कारण है इसे स्केलर क्वांटिटी बोलने का? क्योंकि डिस्टेंस जो है ये डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है? डायरेक्शन पर। आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सर्क्यूलर, कंटिन्यूसली चेंज, किसी भी तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में मोशन करें, डिस्टेंस इज द ओनली टोटल लेंथ ऑफ द कवर्ड पाथ। आ गई बात समझ में? जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। सीधे सीधे जा रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है? डिस्टेंस के। गोल घूम करके जहां से चले थे वहीं लौट आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। इज इट ओके? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, and as it depends on the direction, therefore this displacement is an example of vector quantity। तो हम यहाँ पर लिखेंगे it is a vector quantity। कैसी क्वांटिटी है ये? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए और जानते हैं और लिखते हैं हमने जो जाना। और क्या जाना हमने? हमने जाना कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है, डिस्टेंस इज ऑलवेज, क्या लिखें? ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन। सिर्फ इतना लिखना काफ़ी होगा? नहीं, और भी लिखना होगा। और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इज इट ओके? याद रहेगा आप लोगों को, जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? डिस्प्लेसमेंट से, सिवाय एक केस के, सिर्फ एक केस को छोड़ करके। और वो कौन सा एक केस है? जब ये इक्वल हो जाते हैं दोनों आपस में, व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बिल्कुल सीधे 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 एक ही डायरेक्शन में आप चलते चले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिना मुड़े, is it okay? In that case only distance becomes equal to displacement। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर क्या लिखें? ग्रेटर देन? नहीं, तो फिर देखिएगा हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, क्या लिखें? ग्रेटर देन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। या तो कम होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, या फिर
इक्वल होगी, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और इक्वल होने का कोई नया केस है क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। इक्वल होने का सिर्फ एक ही केस है, दोबारा से याद दिला देती हूँ, व्हेन द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? चलिए और कुछ जानते हैं क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में? बिल्कुल जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। देखो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको कुछ और स्केलर क्वांटिटी याद दिलाने जा रही हूँ यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी में एक एग्जाम्पल तो स्केलर क्वांटिटी पढ़ते वक्त ही पढ़ लिया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा भी पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था। मास को भी हमने कौन सी क्वांटिटी बोला था? स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ में हमने टाइम को भी कैसी क्वांटिटी बोला था? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। बात हो रही है डिस्टेंस, मास, टाइम या फिर किसी भी स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज, इज इट ओके, उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब समझें? मतलब ये कि जैसे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम क्या मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? इट मे बी 5 मीटर, इट मे बी 250 किलोमीटर, इट मे बी 6 मिलीमीटर, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। पर क्या आज तक आपने कभी सुना है या कभी पढ़ा है कहीं पर कि दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज -5 मीटर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इज इट ओके? अच्छा चलो मास के लिए लिख सकते हो क्या कि भाई आज तो मास बहुत कम हो गया है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का और आज इसका मास -2 kg हो गया है। क्या ऐसा बोला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी बॉडी का मास बहुत कम 0.00001 ग्राम भी हो सकता है, इतना कम तो हो सकता है, पर माइनस में नहीं जा सकती कभी भी मास की वैल्यू। इज इट ओके? तो हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। पर हम यहाँ सारी स्केलर क्वांटिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब हमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या लिखा जाए भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होती है क्या? नहीं। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो भी सकती हैं। जैसे आपने अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे थे 3, उन 3 में से 2 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने पॉजिटिव ही देखी थी। इज इट ओके? पर पॉजिटिव के अलावा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव होने के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब देखो पॉजिटिव तो आपको समझ में आ गया, जैसे आपने एक केस में डिस्प्लेसमेंट 7 निकाला था, एक केस में 5 निकाला था, वो दोनों वैल्यूज़ कैसी थी? पॉजिटिव। एक केस में आपने डिस्प्लेसमेंट 0 भी निकाला था। कब निकाला था? यह कब होता है 0 डिस्प्लेसमेंट? व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। ओके? पर ये नेगेटिव वाली जो बात है ये हमको समझ में नहीं आ रही है, तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? तो अब हमको जो जानना है, ये 5th पॉइंट मैं बता तो रही हूँ, पर याद रखिएगा दिस 5th पॉइंट कैनॉट बी कंसीडर्ड as the difference between distance and displacement. This is a common point which can be shared commonly by the distance and displacement, and for that we have to know about its unit.
तो यूनिट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी की ढेरों यूनिट्स होती हैं, तो ढेरों लिखेंगे कि यहाँ पर? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर हम सिर्फ कौन सी यूनिट जानेंगे? SI यूनिट। याद है ना SI यूनिट? द यूनिट विच इज यूज्ड एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जो यूनिट ली जाती है। तो S फॉर सिस्टम एंड I फॉर इंटरनेशनल। तो जो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। आप चाहें तो सिर्फ शॉर्ट में इसे क्या लिख सकते हैं? MB लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होगी? एग्जैक्टली सेम। इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? इसकी भी SI यूनिट होती है मीटर। इज इट ओके? डिस्टेंस की भी मीटर और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है। तो अगर एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जाएं, देन डोंट राइट दिस 5th पॉइंट ओवर देयर as it is same. Okay, so these are the differences between distance and displacement. देख लीजिए आप ध्यान से, ये डिफरेंसेस आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, आप इनको लर्न करिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास we will solve the numericals which will be based on the distance and displacement. Okay, so bye everyone.